नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट खत्म हो गया है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, लेक्चर नंबर 1। इसमें हम मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो कि पिछला चैप्टर था, या फिर इसे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, एनसीईआरटी में इसका यही नाम है। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन तौर पे डिस्कशन होता है वो होता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, करंट की वजह से। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। भाई करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई करते हैं आज इस लेक्चर की शुरुआत। इस लेक्चर की शुरुआत करते टाइम हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या आज हमें पढ़ना है। बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो भी आप इसे बोलते हो, पोल स्ट्रेंथ, कटिंग ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एंड बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे आज के रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या इंट्रोडक्शन है, देखो क्या होता है, मैग्नेट की डिस्कवरी हुई कहां से, पता कैसे चला। ग्रीस में एक आइलैंड था मैग्नीशिया नाम का, ग्रीस में एक आइलैंड था मैग्नीशिया नाम का। वहां पे कुछ लोग काम कर रहे थे, तो उनके जूतों में आयरन नेल्स थी, उनके जूतों में आयरन नेल्स होती थी, लोहे की कीलें होती थी जूतों में। तो उन्होंने कंप्लेंट करी कि भाई जो हमारे जूते हैं ना, जब हम धरती पे रखते हैं तो ये धरती से चिपक रहे हैं, उठ नहीं रहे, धरती से चिपक रहे हैं, उठ नहीं रहे, चिपक रहे हैं, उठ नहीं रहे। तो बाद में पता चला कि वहां पे एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन की नेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उनके जूते उठ नहीं रहे। तो मैग्नीशिया नाम के आइलैंड पे मैग्नेटिक और डिपॉजिट्स मिले 600 बीसी के अराउंड, बहुत पहले की बात है ना। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि हाँ भैया, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ये आयरन को अट्रैक्ट करने के काम आती हैं, ठीक है ना। कंफर्म होती गई बात और इसको नाम दिया किसका, मैग्नेट का, क्योंकि ये मैग्नीशिया से डिस्कवर हुआ था, तो इसको नाम दिया किसका, मैग्नेट का। फिर धीरे धीरे मैग्नेट की और प्रॉपर्टीज सामने आई। क्या थी, अ मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड टूवर्ड्स फ्रीली सस्पेंडेड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर मैग्नेट को किसी धागे से बांध के, देखो एक ये लो, एक धागा लो, उस धागे से मैग्नेट को बांध दो, ठीक है ना। वो मैग्नेट उस तरफ पॉइंट करेगा जिस तरफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। मान लो नॉर्थ इधर है, ठीक है ना, और साउथ इधर है, तो ये मैग्नेट उस तरफ पॉइंट करेगा जिस तरफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, जिस तरफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक्चुअल में होगी। जैसे मान लो कि मैं कहूं आपकी तरफ नॉर्थ है, तो मैं जब फ्रीली सस्पेंड करूंगा मैग्नेट को, तो ये इस तरफ ऐसे पॉइंट करेगा, ऐसे रहेगा ये इस तरफ। अगर मैं कहूं इस तरफ नॉर्थ है, तो जब मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो ये इस तरफ जाएगा, समझ पा रहे हो, ऐसे रहेगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। नॉर्थ साउथ, अगर नॉर्थ साउथ ऐसे हैं तो ये ऐसे रहेगा, अगर नॉर्थ साउथ ऐसे हैं तो ऐसे रहेगा, अगर थोड़े टिल्टेड हैं तो ऐसे रहेगा, ऐसे हैं तो ऐसे रहेगा। जिस भी तरफ नॉर्थ साउथ होंगे उस तरफ मैग्नेट रहेगा। द नेम लोडस्टोन और लीडिंग स्टोन फॉर गिवन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेट से हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। सेलर्स इसको यूज करते थे नेविगेशन ऑन शिप्स में, तो ये डायरेक्शन बताने के काम आता था। तो इसको लीडिंग स्टोन या वहां की भाषा में लोडस्टोन या लोडस्टोन कहा जाता था, LODE या LOAD से भी लिखते थे वहां की भाषा में। और इसको लीडिंग स्टोन, जो आपको लीड करे पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ लेके जाए, तो इसलिए इसको वहां पे लो डायरेक्शन प्रॉपर्टी की वजह से लीडिंग स्टोन भी बोला जाता था। शिप्स में नेविगेशन के तौर पे यूज करता था। हुआंग टी नाम का एक राजा था, जब उसकी लड़ाई हुई, ठीक है ना, ड्यूरिंग वॉर हुई थी,
तो उसने अपने चैरियट यानी कि अपना जो रथ था उसका, उस पे उसने एक इंसान खड़ा किया था, ठीक है ना, एक फिगर खड़ी करी थी, इंसान नहीं, एक फिगर खड़ी करी थी जो मैग्नेट से बनी हुई थी। उसकी फिंगर हमेशा साउथ की तरफ इशारा करती थी, ठीक है ना। उसके रथ पे एक फिगर बनी हुई थी जो ये इशारा करती थी, उसकी उंगली हमेशा उस तरफ जाती थी जिस तरफ साउथ होगा। तो उसकी उंगली अगर साउथ इधर है तो इधर चली जाएगी, अगर साउथ इधर है तो उधर चली जाएगी, उधर इधर है तो इधर चली जाएगी। क्योंकि जो दुश्मन की सेना है वो साउथ की तरफ से आ रही थी, तो कई बार धुंध होती है, कोहरा होता है, या मिट्टी बहुत ज्यादा होती है तो दिखती नहीं है दूर से सेना आती हुई, है ना। मान लो सेना दूर से आ रही है तो वो दिखती नहीं थी, तो इस मैग्नेट की मदद से उसको पता चल जाता था कि साउथ किधर है ना। इस मैग्नेट की उससे पता चल जाता था कि साउथ किधर है, तो उस तरफ से सेना आ रही होगी। तो बड़ा काम की चीज थी ये, जो हुआंग टी ने यूज करी थी अपनी लड़ाई के दौरान, एक फिगर बना के, और वो फिगर की जो उंगली है वो हमेशा साउथ की तरफ इशारा करती थी। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। देखो मैग्नेट के बहुत सारे फायदे हैं, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ फायदे हैं, कुछ इंट्रोडक्शंस हैं, ठीक है ना। और बाकी चीजें जो हैं अभी हम धीरे धीरे यहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। सबसे पहले बार मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ। बार मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसको डिस्कस करते हैं। देखो यार, जो बार मैग्नेट है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ये बार मैग्नेट कहते हैं हम इसको। ये इसका एक पोल साउथ पोल हो गया और एक इसका पोल हो गया नॉर्थ पोल। ये बार मैग्नेट है भाई, ठीक है ना। ये बार मैग्नेट है, एक साउथ पोल हो गया और एक इसका हो गया नॉर्थ पोल। इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट कहो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहो, उसको कैपिटल एम से लिखा जाता है। कैपिटल एम होता है मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या फिर इसे कहेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट, या फिर इसे कहेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं, या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी। डाइपोल क्यों बोला, क्योंकि इसके दो पोल्स हैं। डाइपोल इसलिए बोला क्योंकि इसके दो पोल्स हैं, एक पोल है साउथ और एक पोल है नॉर्थ। अच्छा जी, साउथ और नॉर्थ पोल के पास कितनी स्ट्रेंथ है, ये कितना किसी और चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लो आयरन को कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये नॉर्थ पोल किसी आयरन पीस को कितना अट्रैक्ट कर सकता है, ये साउथ पोल किसी आयरन पीस को कितना अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज को कितना अट्रैक्ट कर सकता है, इसकी स्ट्रेंथ मेजर की जाती है, क्वांटिटी डिफाइन की जाती है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जिसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से, पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ये उस पर्टिकुलर पोल की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पोल की स्ट्रेंथ होती है भाई। ये पोल है हमारे पास, तो इस पोल की स्ट्रेंथ m है और इस पोल की स्ट्रेंथ भी m है, ठीक है ना। दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ जो है वो m है, दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ है वो m है। तो पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसे, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। सारा मैग्नेट यूनिफॉर्म है, सारा मैग्नेट यूनिफॉर्म है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं है, तो दोनों पोल्स की हम स्ट्रेंथ सेम मान के चलेंगे। इसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, इसको क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस होती है, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस या उनके बीच की लेंथ कह लो, एल कहना है तो एल कह दो, लो एल कह दो, और यहां पे एल वेक्टर लिखना है, यहां पे एल वेक्टर लिखना है।
कुछ याद आ रहा है? मैं आपको समझाता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास दो चार्जेस होते थे, -q और +q, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता था वो d होता था। तो मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को चार्ज इनटू डिस्टेंस से डिफाइन करता था। याद आ रहा है? यादों की बारात, ठीक है ना। चार्ज इनटू डिस्टेंस, यहां पे चार्ज की जगह पे पोल स्ट्रेंथ आ गया और डिस्टेंस की जगह पे लेंथ है, यानी ये डिस्टेंस है, कुछ भी कह लो। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। इसकी डायरेक्शन क्या होती थी? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पे हम साउथ को इक्विवेलेंट मान रहे हैं, साउथ पोल को हम इक्विवेलेंट मान रहे हैं नेगेटिव चार्ज के, इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज। साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज and north pole is equivalent to पॉजिटिव चार्ज। नॉर्थ पोल जो है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है, साउथ पोल जो है वो नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है, नॉर्थ पोल जो है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती थी, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। m इंटू एल, m इंटू एल, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस। यहां पे चार्ज इंटू डिस्टेंस था, यहां पे पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस है। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, वहां पे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। वो थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये कौन सी है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट। वो थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। किसकी? बार मैग्नेट की। डाइपोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो पोल्स हैं। कौन कौन से? साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाओ यूनिट्स पे। यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की होती हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। इसकी यूनिट आती है कहां से? जब कोई कॉइल होती है, कॉइल होती है, उसमें मान लो करंट फ्लो कर रहा है आई, उसका रेडियस या कुछ भी मान लो कि भाई रेडियस आर है, ठीक है ना, उसमें करंट आई है, तो उसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया होती है। ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं भाई, ये नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती थी कॉइल की। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ कॉइल। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ कॉइल, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है हमने। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ कॉइल, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कॉइल की थी। बात तो एक ही है ना, ये कॉइल की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट थी, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है जो आज हम पढ़ रहे हैं। है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ही, तो इसकी जो यूनिट होगी वो यही होगी ना, सेम ही तो होगी, फर्क थोड़ी आ जाएगा। करंट किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। और एरिया किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। एरिया किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में भाई, है ना। एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो आप, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो करंट जो है वो एम्पियर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, और एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो यूनिट होगी वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगी। चलो, इसी की मदद से आप पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकाल दोगे। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आ जाएगी। देखो एम, कैपिटल एम इंटू इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एल होता है, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यहां पे इसकी एम की यूनिट निकालनी है। इसको पूरा लिखते हैं बेटा, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। एम्पियर मीटर स्क्वायर,
कंफ्यूजन इस बात का कि मीटर को भी एम से लिख रहे हैं और पोल स्ट्रेंथ को भी एम से ही लिख रहे हैं। लेंथ किस में आएगी? मीटर में। तो 1 मीटर कट जाएगा, ठीक है ना, 1 मीटर कट जाएगा। यहां पे एम्पियर अलग है, मीटर स्क्वायर अलग है, ठीक है ना। तो 1 मीटर कट जाएगा, काट दो। तो यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ठीक है ना, या फिर AM। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। क्लियर है जी? वेरी गुड। तो आपको यह बात पूरे तरीके से समझ आनी चाहिए जो मैंने आपको यूनिट्स के बारे में यहां पे बताया। फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या एनालॉजी चलती है वो पता होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये किस तरीके से रिलेटेड है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, वैसे ही यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। अच्छा, अगर मैग्नेट इर्रेगुलर शेप का है, इज ऑफ इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर शेप का मतलब स्ट्रेट नहीं है, इर्रेगुलर शेप का है मतलब स्ट्रेट नहीं है, नॉट स्ट्रेट। अगर मैग्नेट इर्रेगुलर शेप का है तो यहां पे जो L आएगा यहां पे वो वेक्टर लेंथ आएगी, या इसे इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। वेक्टर लेंथ या इफेक्टिव लेंथ, वेक्टर लेंथ या इफेक्टिव लेंथ, इसे वेक्टर लेंथ बोलते हैं या इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा। तो M इंटू एल इफेक्टिव, आप इसको लिखो M इंटू एल इफेक्टिव। कैसे सर? जैसे मान लो मैग्नेट ऐसा है, सेमी सर्कल है, ठीक है ना, मैग्नेट ऐसा है, सेमी सर्कल है। तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर आपको निकालनी है, ये हमारा साउथ पोल हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, दोनों की पोल स्ट्रेंथ M है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ M है। तो इसकी अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालनी है तो आपको वेक्टर लेंथ लेनी पड़ेगी साउथ से नॉर्थ, वेक्टर लेंथ या इफेक्टिव लेंथ साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। दिस इज कॉल्ड L इफेक्टिव। जो भी L इफेक्टिव होगा वो रखना पड़ेगा। ये L इफेक्टिव होगा बेटा, साउथ से नॉर्थ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, साउथ टू नॉर्थ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, साउथ टू नॉर्थ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो भी शॉर्टेस्ट होगा वो आपको यहां पे रखना पड़ेगा। साउथ टू नॉर्थ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, L इफेक्टिव। जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है ना, मान लो आप साउथ से नॉर्थ ऐसे चल के गए हो, मान लो आप ऐसे चल के गए हो, तो ये तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो वो लिख दो। समझ गए? क्लियर हो रही है बात? तो उसको L वेक्टर, वेक्टर लेंथ या इफेक्टिव लेंथ बोला जाएगा। अगर तो मैग्नेट स्ट्रेट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, अगर तो मैग्नेट स्ट्रेट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेंथ आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैग्नेट स्ट्रेट नहीं है तो आपको वेक्टर लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, साउथ से नॉर्थ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहां पे लेना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू करके दिखाऊंगा। जैसे मान लो क्वेश्चन हो गया एक कि भाई ये मैग्नेट है, सेमी सर्कल है, पोल स्ट्रेंथ M है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है। तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगी? इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगी भैया? स्मॉल m इंटू डिस्टेंस, कितना? 2r। मैग्नेट की लेंथ नहीं लिखेंगे, मैग्नेट की लेंथ तो इसका आधा सरकमफ्रेंस पाई r हो जाएगी, लेकिन ये कितनी है? 2r। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? 2r। बस खत्म, ये आपका आंसर है।
2r यानी कि डायामीटर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो यहां पे m इंटू 2r लिखा जाएगा। बात खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, और कुछ भी नहीं करना यहां पे। चलो सवाल की तरफ आते हैं। एक सवाल आ गया आपके सामने। सवाल क्या है ये देखिए, स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M। स्टील वायर है लेंथ L की, तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो M है। इसकी लेंथ L दी हुई है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट M है। इट इज देन बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क। इसको सेमी सर्कुलर आर्क में बेंट कर दिया, इसको बेंड कर दिया, सेमी सर्कुलर आर्क बना दिए, इसी लेंथ की सेमी सर्कुलर आर्क बना दी। अब रेडियस नहीं दिया, देखो इस क्वेश्चन में तो रेडियस दिया हुआ था तो m इंटू 2r कर दिया, लेकिन यहां पे रेडियस कहां दिया है सर, दिया ही नहीं, तो इसी को मोड़ दिया है। तो नई मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो, देखो बेटा मान लो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो m है, लेट कर लो, तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू L। मानते हो इस बात को? यहां पे पोल स्ट्रेंथ m, मान लेते हैं रेडियस r, तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2r। मानते हो इस बात को? ठीक है, लेकिन सर r तो पता ही नहीं, r तो पता ही नहीं, इसको m डैश बोल देते हैं। नई मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है सर, r तो पता ही नहीं है हमें, कोई बात नहीं, r नहीं पता, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनो, इसी लेंथ को हमने बेंड किया है, इसी लेंथ को हमने बेंड किया है, ये लेंथ है, इसको ही हमने बेंड किया है भाई, ये लेंथ है, इसको ही हमने बेंड किया है। तो ये लेंथ कितनी है, पाई आर। ये लेंथ कितनी है, पाई आर। तो ये लेंथ है पाई आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एल बाय पाई। आर की वैल्यू क्या आ गई, एल बाय पाई। तो यहां पे रख दो स्मॉल m इंटू 2l बाय पाई, स्मॉल m इंटू 2l बाय पाई। अब देखो यहां पे 2 बाय पाई तो अलग है और स्मॉल ml अलग है, और स्मॉल ml ये रहा कैपिटल M। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बाय पाई कैपिटल M हो गया। ये 2 बाय पाई कैपिटल M हो गया कि नहीं हो गया? आंसर आ गया 2 बाय पाई कैपिटल M। ये है m बाय पाई, 2m पाई m, ये 2m बाय पाई। ये नई मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। देखो ध्यान से सुनो, जब ये लेंथ सीधी थी तो m इंटू एल था, स्मॉल m इंटू एल। अब है स्मॉल m इंटू 2r, लेकिन ना तो रेडियस दिया ना ही स्मॉल m दिया। तो हमने क्या किया भाई, हमने इसी लेंथ को तो बेंड किया है। जब इसी लेंथ को बेंड कर दिया तो यही लेंथ तो पाई आर के इक्वल है। तो आर की वैल्यू आ गई एल बाय पाई, तो उसको हमने यहाँ पे रख दिया, m इंटू 2r में आर की वैल्यू एल बाय पाई रख दी। तो ये बन गया 2 बाय पाई ml। तो ml को क्या लिख दिया, कैपिटल M, ठीक है ना। 2 बाय पाई ml और ml को क्या लिख दिया, कैपिटल M। क्लियर है जी? तो ये हमारे पास नई मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, नई मैग्नेटिक मोमेंट आ गई है। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है ना, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। बार मैग्नेट ऑफ लेंथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m is bent in the form of an arc, the new magnetic dipole moment will be। यह आपके लिए होमवर्क है। अब मैंने इसको सेमी सर्कल में बेंड नहीं किया, अब मैंने इसको आर्क में बेंड किया है। पूरा सेमी सर्कल नहीं किया, आर्क में बेंड किया, 60 डिग्री एंगल है। 2013 का सवाल है, होमवर्क है। जिन लोगों को नहीं पता, होमवर्क का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर के बिल्कुल एंड में करते हैं, ठीक है ना। जैसे आज का जो भी होमवर्क होगा, जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होमवर्क के लिए होंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के एंड में होंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, उनका होमवर्क जो होगा वो उससे नेक्स्ट लेक्चर के एंड में डिस्कस किया जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब आ जाओ यहाँ पे, और सवाल आ गए। अभी सवाल बाकी हैं भाई, हैं बाकी हैं। 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। दोनों की लेंथ L है, ठीक है ना, दोनों की लेंथ L है। 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स हैं
दोनों की लेंथ L है एंड पोल स्ट्रेंथ M है, ठीक है ना। आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे रखे गए हैं। देखो पढ़ लो क्वेश्चन को, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे रखे गए हैं भाई। तो विद नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, पॉज करो सॉल्व करो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, पॉज करो सॉल्व करो। चलो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। दो आइडेंटिकल थिन मैग्नेट्स हैं, हर एक की लेंथ L, पोल स्ट्रेंथ M, प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दोनों राइट एंगल पे रखे हुए हैं। नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर, देखो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, जिसमें एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को टच कर रहा है, ऐसे। ये देखो, समझ पा रहे हो? और दोनों सेम हैं, आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं। अगर इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट देखो, मान लेते हैं साउथ से नॉर्थ कैपिटल M है, तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ इस तरफ होगी, मानते हो इस बात को? तो एक की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है और एक की इस तरफ है। हमें निकालनी है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये जो सिस्टम बना है इसकी नेट क्या होगी? इस तरफ आएगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के तरीके से ऐड करेंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अंडर रूट टू एम, और कैपिटल M की वैल्यू क्या है? स्मॉल m इंटू एल। इसको क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m इंटू एल, खत्म बात। भाई इसको क्या लिख सकते हैं? भाई पोल स्ट्रेंथ कितनी है? स्मॉल m। कोई भी मैग्नेट, दोनों में से कोई भी मैग्नेट ले लो, दोनों का सेम ही है, ठीक है ना। स्मॉल m, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। दोनों की लेंथ, इसकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है, दोनों की लेंथ L है, ठीक है ना, दोनों की लेंथ L है, तो वो हमने यहां पे लिख दी है, ठीक है जी। तो अंडर रूट टू एम एल, खत्म। बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे आओ। ये 2014 का सवाल है भाई, 2014 के अंदर ये सवाल आया था। आइए इसको डिस्कस करते हैं। 4 फिगर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में 4 फिगर्स दे रखे हैं। फॉलोइंग फिगर्स शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m. Which configuration has the highest net magnetic dipole moment? देखो यार, हर एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हम उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से लिखते हैं, इन्होंने स्मॉल m से लिखा हुआ है, दिक्कत कोई नहीं है। हमें तो ये बताना है कि किसका हाईएस्ट होगा। पहले वाली फिगर को देखिए जरा, फर्स्ट फिगर को देखिए, साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ से नॉर्थ इस तरफ, दोनों आइडेंटिकल हैं। अभी अभी हमने करा 90 डिग्री पे होते हैं तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट टू एम पहले का। दूसरे का, दो मैग्नेट्स रखे हैं, एक नॉर्थ से साउथ ऐसे रखा है, एक साउथ से नॉर्थ ऐसे रखा है। तो पहले वाले का ऐसे होगा, दूसरे वाले का ऐसे होगा, मानते हो? तो पहले वाले का M ऐसे और दूसरे वाले का M ऐसे, तो M नेट क्या बन जाएगा? 0। इसका M नेट क्या बनेगा? अंडर रूट टू एम। तो इसका M नेट 0 बन गया। आपको बताना हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट किसका है। 2 ऑप्शन चेक हो गए, तीसरे ऑप्शन पे जाओ। शॉर्टकट भी बताऊंगा लेकिन तीसरे ऑप्शन पे जाओ, ठीक। साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ठीक है ना। यहां पे साउथ नॉर्थ, यहां पे साउथ नॉर्थ, 60 डिग्री एंगल, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा। इफ 2 वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड,
उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 2a cos ऑफ थीटा बाय 2 आता है। ये तब वैलिड है जब दो वेक्टर्स, मान लीजिए एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और अगर b और a का मैग्नीट्यूड बराबर है तो फिर उनका जो रिजल्टेंट होता है वो ये आता है। बीच में आएगा कहीं पे रिजल्टेंट, ठीक है ना। और अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो बिल्कुल बीच में आएगा, एग्जैक्टली बीच में आएगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है 2a cos ऑफ थीटा बाय 2। अगर बराबर नहीं है सर तो क्या होता है, वो तो बच्चे बच्चे को पता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, ये तब लगाना है जब दो वेक्टर्स के बीच का जो है मतलब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो 2a cos थीटा बाय 2 से रिजल्टेंट आ जाता है। अब थर्ड फिगर में देखो, ठीक है ना, और थर्ड फिगर में देखो कि दोनों के बीच साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। डिग्री का एंगल है थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन देखो, दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है भाई, 60 डिग्री का एंगल है। इस ऑप्शन में यहां पे 30 डिग्री, ठीक है ना, यहां पे 60 डिग्री। अच्छा जी, देखो सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना। जब इसका एमिनेट निकालेंगे तो आएगा 2m cos ऑफ 30 बाय 2, यानी कि 2m cos 15। मानते इस बात को, 2a cos ऑफ थीटा बाय 2, तो a की वैल्यू m, cos ऑफ 30 बाय 2 यानी कि 15। यहां पे क्या बनेगा, 2m cos ऑफ 60 बाय 2 यानी कि 2m cos 30। ठीक, बात का ख्याल रखो, होता क्या है वो समझो। ठीक, ध्यान से समझना, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक, हमारा जो आंसर होगा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट वाला, हमारा जो आंसर होगा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट वाला वो ये होगा। जो कंसेप्ट है वो ये है कि दो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स के बीच में जितना कम एंगल होगा उतना ही रिजल्टेंट ज्यादा होता है। भाई मैं आपको यह बताऊं कि दो वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा। मान लो एक वेक्टर ए है, बी है, और वो भी उसी की डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2a। ये मैक्सिमम है। अगर दोनों ऑपोजिट हो गए, एक ए इधर हो गया, एक ए इधर हो गया, तो ये मिनिमम रिजल्टेंट होगा। ये कितना होगा, 0 होगा। अगर दोनों ऑपोजिट हो गए, यानी कि अगर इनके बीच में थीटा 0 डिग्री हो गया तो वो मैक्सिमम है, और अगर इनके बीच में थीटा 180 डिग्री हो गया तो वो मिनिमम है। ठीक है ना, 0 डिग्री पे अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो वो मैक्सिमम, और अगर 180 डिग्री पे है तो 0 रिजल्टेंट। अब पहले वाले ऑप्शन में दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री। दूसरे वाले केस में दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 180 डिग्री। दूसरे वाले ऑप्शन को देखो। तीसरे वाले केस में दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 30 डिग्री। चौथे वाले केस में दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 60 डिग्री। जो एंगल सबसे कम है उसका रिजल्टेंट सबसे ज्यादा। एंगल सबसे कम, रिजल्टेंट ज्यादा। इन चारों में से किसका रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, जिसका एंगल छोटा होगा। ये 90, 180, 30, 60। 90, 180, 180 में तो कैंसिल ही हो गया, दिखाया था। एमनेट कितना हो गया, 0। ये 180 डिग्री है, ठीक है ना, ये 180 डिग्री है, और ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है जी। यहां पे आप देखो ये 2m cos 15 या cos 30। अब मैं एक बात बताओ मेरे को, cos 0 होता है 1
और cos 90 होता है 0। तो 0 से 1 की तरफ, 0 से 90 की तरफ जब जाते हैं तो cos का ग्राफ डिक्रीज करता है बेटा। अगर मैं cos थीटा का ग्राफ बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो cos 0 आपका 1 मिलेगा और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 मिलेगी और 90 डिग्री पे 0 मिल जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैल्यू घटती जाएगी। तो इनमें से ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी। अब बताओ cos 15 ज्यादा होगा या cos 30 ज्यादा होगा? cos 15 ज्यादा होगा, ठीक है ना। cos 15 जो है वो ग्रेटर होगा cos 30 से, ठीक है ना, ये बात कन्फर्म है। जैसे जैसे एंगल ज्यादा होता जाएगा रिजल्टेंट कम होता जाएगा, जैसे जैसे एंगल कम होगा रिजल्टेंट ज्यादा होगा। एंगल ज्यादा रिजल्टेंट कम, एंगल कम रिजल्टेंट ज्यादा। तो अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा 2 टाइम्स। अगर 180 डिग्री एंगल है तो कट जाएंगे। तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम और 180 डिग्री पे कट जाएंगे। तो 180 डिग्री पे m नेट 0 आ गया, ठीक है ना, और 90 डिग्री पे √2m आया था। तो यहां पे आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। टीबी स्पेशल कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ सॉल्व नहीं करना, बस एंगल देखो। रिजल्टेंट उसका ज्यादा होगा जिसका एंगल छोटा होगा, पास, ये देखना है। तो पहले केस में 0 डिग्री, दूसरे केस पहले केस में 90 डिग्री एंगल, दूसरे केस में 180 डिग्री एंगल, तीसरे केस में 30 डिग्री एंगल, चौथे केस में 60 डिग्री एंगल। तो एंगल छोटा रिजल्टेंट ज्यादा, एंगल छोटा रिजल्टेंट ज्यादा, शॉर्टकट टीबी स्पेशल, खत्म। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 2m cos 15 कैसे सॉल्व करें? करना ही नहीं, करना ही नहीं। 60 डिग्री 2m cos 30 नहीं करना। ये आ गया, ये आ गया, लेकिन निकालने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी, फालतू में निकाला है ये, ठीक है ना। तो ये तो सब समझाने के लिए किया मैंने कि ऐसे ऐसे होता है। करना यही है, करना यही है भाई, करना यही है। एंगल छोटा रिजल्टेंट ज्यादा, एंगल बड़ा रिजल्टेंट छोटा, बस। चलो अब आ जाओ कि अगर हम मैग्नेट को कट करते हैं तो क्या होता है। अगर हम मैग्नेट को कट करते हैं तो क्या होगा? ध्यान रखना कि जो हमारी पोल स्ट्रेंथ होती है, एक बात का ध्यान रखना कि जो हमारी पोल स्ट्रेंथ होती है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी बताऊंगा इसका क्या यूज है। पहले मैग्नेट को कट किया है, कटिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। जैसे मानो इधर देखो, ये मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है ना, ये इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और इसकी लेंथ l है। मैंने इसको कट कर दिया, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू एल है, ठीक। जब मैंने इसको कट किया, इसके कट करने के बाद 2 बराबर हिस्से हो गए, पतले पतले हिस्से हो गए, एरिया कम हो गया। पतले पतले हिस्से हो गए, बराबर कट किया है, बिल्कुल बीच में से कट किया है, बीच में से कट किया है, बिल्कुल बीच में से कट किया है। तो बराबर बराबर हिस्से हो गए। अभी बताया था कि पोल स्ट्रेंथ जो वो एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। ये यहां पे मोटा था ये, तो एरिया ज्यादा था, इसका पोल स्ट्रेंथ m थी। अब देखो आप, एरिया आधा रह गया। अगर मैं कहूं कि इसका एरिया a था, तो अब इनके एरिया जो है वो a/2 और a/2 रह गए। अब इसके जो एरियाज हैं वो a/2 और a/2 रह गए। तो इसका मतलब इनकी पोल स्ट्रेंथ भी आधी रह गई भैया, पोल स्ट्रेंथ भी आधी रह गई।
दोनों मैग्नेट्स की पोल स्ट्रेंथ भी क्या रह गई, आधी रह गई। लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पोल स्ट्रेंथ आधी रह गई। तो अगर लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा और पोल स्ट्रेंथ आधी रह गई, तो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, नई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसी भी एक की लिख लो, m डैश क्या आएगा, m/2 इंटू एल। तो ये क्या, ये कैपिटल m/2 बन गया, क्या ये कैपिटल m/2 बन गया। हॉरिजॉन्टली कट किया है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, अलोंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, अलोंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट की लेंथ के अलोंग कट किया है भाई, मैग्नेट की लेंथ के अलोंग कट किया है इसको। तो जो मैग्नेट की लेंथ के अलोंग कट किया है तो पोल स्ट्रेंथ आधी रह गई और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी आधी रह गई। पोल स्ट्रेंथ आधी रह गई और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी क्या रह गई, आधी रह गई भैया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो दोनों चीजें, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आधी रह गई क्योंकि एरिया छोटा हो गया, एरिया आधा रह गया तो पोल स्ट्रेंथ आधी रह गई, ठीक है ना, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी आधी रह गई। देखो पहले m इंटू एल थी, अब m/2 इंटू एल है, सिंपल सी बात। अच्छा अब जो है, अगर इसको कट किया परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ मैग्नेट, अगर इसको परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ मैग्नेट कट किया है, ये पोल स्ट्रेंथ m, ये पोल स्ट्रेंथ m और लेंथ l, तो अगर इसको परपेंडिकुलरली कट किया है तो दो ऐसे हिस्से बनेंगे। एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पे एरिया क्या रहा, सेम रहा, ठीक है ना, एरिया क्या रहा, सेम रहा। तो पोल स्ट्रेंथ यहां पे सेम रहेगी भैया, पोल स्ट्रेंथ यहां पे सेम रहेगी, m m m m, लेकिन लेंथ आधी हो गई, लेकिन लेंथ आधी हो गई, लेंथ l/2 और यहां पे l/2, लेंथ आधी हो गई भैया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, m इंटू l/2, नई वाली m डैश लिख देते हैं, पहले वाली क्या है m इंटू एल, ठीक है ना। अब क्या है m इंटू l/2, यानी कि पहले वाली की आधी रह गई, पहले वाली की आधी रह गई भैया। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पहले वाले की आधी रह गई, पहले अगर कैपिटल M थी तो अब कैपिटल m/2 रह गई। देखो याद करो, अगर आप अलोंग लेंथ काटते हो, अलोंग लेंथ काटते हो, अलोंग लेंथ मतलब लेंथ के बीच में से काटते हो, ठीक, अगर ऐसे काटते हो, ठीक है ना, तो एरिया आधा रह जाएगा, लेंथ सेम रहेगी, पोल स्ट्रेंथ आधी रह जाएगी और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी आधी रह जाएगी। बात समझ में आ रही है। एरिया आधा रह जाएगा, पतले पतले हो जाएंगे ये, लेंथ सेम रहेगी, पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आधी हो जाएगी। अगर आप परपेंडिकुलर टू लेंथ काटते हो, अगर आप परपेंडिकुलर टू लेंथ काटते हो इसको, अगर आप परपेंडिकुलर टू लेंथ काटते हो इसको, अगर आप परपेंडिकुलर टू लेंथ काटोगे तो एरिया सेम रहेगा, लेंथ आधी हो जाएगी, ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आधी हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें देख लो क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्योंकि एरिया चेंज नहीं हुआ तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। एरिया का रिलेशन पोल स्ट्रेंथ से है या पोल स्ट्रेंथ का रिलेशन एरिया से है भाई, ठीक है ना। ये देखो ये दोनों चीजें आपस में वो हैं, डिपेंडेंट है। एरिया आधा, पोल स्ट्रेंथ आधी, एरिया सेम, पोल स्ट्रेंथ सेम। यहां पे लेंथ सेम रही थी, सिर्फ एक चीज आधी हुई थी तो m/2 आ गया यहां पे सिर्फ लेंथ आधी हुई है, पोल स्ट्रेंथ सेम रही है तो यहां पे कैपिटल m/2 आ गया। तो दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m/2 रही है, चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टली कट कर लो, चाहे वर्टिकली, चाहे अलोंग द लेंथ कट कर लो, चाहे परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट कर लो, दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आधी हुई है, दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आधी हुई है। बहुत क्लियर होना चाहिए, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। बढ़िया। अब बात करते हैं दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच फोर्स कितना लगता है, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में फोर्स कितना लगता है भाई। जैसे दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वैसे ही दो पोल्स के बीच में भी फोर्स लगेगा। मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक मैग्नेट है
और यहां पे एक दूसरा मैग्नेट है, ठीक। तो यहां पे इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 m1 है और इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 m2 है। तो मैं ये दो पोल सिलेक्ट कर लेता हूं, ये वाले, इनके बीच में डिस्टेंस r, इसको पोल को 1 का नाम दे देता हूं, इस पोल को 2 का, ये वाला पोल 1 कह देता हूं, ये वाला पोल 2 कह देता हूं, ठीक। ये साउथ नॉर्थ, ये साउथ नॉर्थ, जैसे मर्जी मान लो। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स वो होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जैसे दो चार्जेस होते हैं q1 q2, डिस्टेंस r, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो k क्या होता था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 q2 बाय आर स्क्वायर, यही होता था भाई। दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ये आ गया, q1 q2 की जगह पे m1 m2 आ गया। बस देखो सिंपल सी बात है। आप एनालॉजी देखो, एनालॉजी को अंडरस्टैंड करो भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी को अंडरस्टैंड करो। एनालॉजी मतलब मिलता जुलता, एनालॉजी मतलब मिलता जुलता, इससे रिलेट कर पा रहे हैं हम। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आता है। म्यू नॉट बेटा ऊपर आता है फॉर्मूलों में, ज्यादातर फॉर्मूलों में म्यू नॉट ऊपर आता है। आप देखो जैसे गॉस लॉ है, उसमें चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। गॉस लॉ के अंदर क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है। और एम्पियर्स लॉ में क्या होता है, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, है ना, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट नीचे था, यहां पे म्यू नॉट ऊपर था। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख सकते हो। 4 पाई तो सेम ही है, एप्सिलॉन नॉट नीचे म्यू नॉट ऊपर है, यहां पे भी एप्सिलॉन नॉट नीचे म्यू नॉट ऊपर है। बात समझ में आ रही है। और चार्ज q1 की जगह पोल स्ट्रेंथ m1, चार्ज q2 की जगह पोल स्ट्रेंथ m2, ठीक। बिल्कुल वैसे ही है जैसे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही यहां पे है। लाइक पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। किन्हीं भी दो पोल्स के बीच में फोर्स निकाल सकते हो आप। मैंने इन दोनों पोल्स के बीच में निकाला है, आप इस पोल और इस पोल के बीच में निकाल सकते हो, डिस्टेंस पता होना चाहिए। इस पोल और इस पोल के बीच में भी निकाल सकते हो, बिल्कुल एंड वाले पोल्स, भाई इनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। जो भी दो पोल्स होंगे उनके बीच का आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। फॉर्मूला साफ है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यानी कि फोर्स यहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई फोर्स के भी वही फॉर्मूले हैं जो हम वहां पे करते थे। आगे बढ़ो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल। पहले, इससे पहले इसको मैं करता हूं डायपोल, इसको पोल की जगह लिख रहा हूं डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है ना। और इससे पहले एक स्लाइड ऐड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल। सबसे पहले पोल की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड है, दो पोल्स के बीच फोर्स देख लिया, दो पोल्स के बीच फोर्स देख लिया। अगर एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, सपोज करो ये बार मैग्नेट है हमारे पास, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। नॉर्थ को ट्रीट करना है एज अ पॉजिटिव चार्ज, इसको ट्रीट करना है पॉजिटिव चार्ज की तरह, नॉर्थ को ट्रीट करना है पॉजिटिव चार्ज की तरह, और इसको ट्रीट करना है नेगेटिव चार्ज की तरह।
इसको ट्रीट करना है नेगेटिव चार्ज की तरह, समझे? ओके जी, एक को पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करना और एक को नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करना। अब यहां पे देखिएगा पी पॉइंट है यहां पे, ठीक है ना, पी पॉइंट है यहां पे, दैट इज द पी पॉइंट। नॉर्थ है, पी पॉइंट है, साउथ है, पी पॉइंट है, ठीक है जी। तो अब यहां पे इसकी वजह से, एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? देखो मान लो मुझे नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से? नॉर्थ की वजह से। तो नॉर्थ की वजह से मान लेते हैं डिस्टेंस r1 है, मान लेते हैं। तो नॉर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पी पॉइंट पे वो ऐसे होगी, Bn, ये अवे फ्रॉम द पोल होगी, अवे फ्रॉम पोल। जैसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स होती है, वैसे ही यहां पे है। नॉर्थ पोल को मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे होती है, तो इसकी वजह से भी अवे होगी। फॉर्मूला होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर स्क्वायर या R1 स्क्वायर, समझ गए? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय R1 स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय आर स्क्वायर। भाई एनालॉजी याद करो, फोर्स क्या होता था? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। वहां पे एक ही चार्ज आता था, ठीक है ना। और फोर्स किसके बराबर होता था? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किसके बराबर होता था? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था। तो यही चीज यहां पे है भाई, एक पोल की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह, और वहां पे एक चार्ज आता था, यहां पे एक पोल स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है ना। साउथ की वजह से, साउथ की वजह से मान लो कि ये डिस्टेंस R2 है ना, साउथ की भी पोल स्ट्रेंथ M है सपोज करो, तो साउथ की वजह से उसकी तरफ होगी टूवर्ड्स द पोल, इसकी वजह से टूवर्ड्स द पोल होगी भैया, टूवर्ड्स द पोल। नॉर्थ की वजह से अवे फ्रॉम द पोल, साउथ की वजह से टूवर्ड्स द पोल। नॉर्थ की वजह से अवे फ्रॉम द पोल, नॉर्थ की वजह से अवे फ्रॉम द पोल, और साउथ की वजह से टूवर्ड्स द पोल। म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय R2 स्क्वायर। यहां पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा? R2 स्क्वायर आ जाएगा भाई। क्या यह बात क्लियर हो रही है? क्या यह बात पूरे तरीके से क्लियर हो रही है भाई? जो जिस तरीके के फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बन रहे हैं उसी तरीके के फॉर्मूले मैग्नेटिज्म में भी बन रहे हैं। जिस तरीके के फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बन रहे हैं उसी तरीके के फॉर्मूले मैग्नेटिज्म के अंदर भी बन रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय आर स्क्वायर, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। फोर्स है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहां पे फोर्स है म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। चीजें सारी रिलेटेड हैं, चीजें सारी रिलेटेड हैं। और इसी तरीके से यहां पे फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखना हो तो फोर्स आएगा M इंटू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहां पे फोर्स होता था वेक्टर क्वांटिटी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही यहां पे होता था। समझ में आ रही है बात? वैसे ही यहां पे होगा, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू बी। यहां पे फोर्स होता था चार्ज इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे पोल स्ट्रेंथ आ गई चार्ज की जगह, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बन जाता था। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है, इसको एक और चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बन जाता था। मैग्नेटिक फील्ड को पोल स्ट्रेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी देखो, एक पोल स्ट्रेंथ लिखी हुई है, फोर्स में देखो 2 पोल स्ट्रेंथ लिखी हुई है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड को पोल स्ट्रेंथ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है जी।
तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है साउथ की वजह से वो टूवर्ड्स द पोल, नॉर्थ की वजह से अवे फ्रॉम द पोल, और मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप पोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप पोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। आई होप दैट इज वेरी 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 क्लियर टू यू। ठीक है ना, पूरा क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, ये तो एक पोल की मैग्नेटिक फील्ड थी, अब डायपोल की। दो पोल्स हैं, दो पोल्स की इकट्ठी, दो पोल्स की इकट्ठी, मतलब एक पोल की लिखी है, पहले नॉर्थ की लिखी, फिर साउथ की लिखी, अब दोनों को इकट्ठा करेंगे, अब दोनों को इकट्ठा सेलिब्रेट करेंगे, इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे, सेलिब्रेट नहीं कैलकुलेट। सेलिब्रेट तो इस चैप्टर को कर रहे हैं हम, सेलिब्रेट हम कर रहे हैं अपनी मेहनत को, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अपनी कामयाबी को। ठीक है ना, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अपने जज्बे को। आइए देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक्सियल पॉइंट पे। बेटा ये डायपोल की एक्सिस है, ये एक्सिस है। ठीक है ना, एक्सियल पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है, एक्सियल पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने कुछ ऐसा किया था, ऐसा ही कुछ हम यहां पे भी करेंगे। साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल स्ट्रेंथ m, नॉर्थ की भी पोल स्ट्रेंथ m। ठीक, इसका बिल्कुल सेंटर, वहां से डिस्टेंस r, वहां से डिस्टेंस r, इसकी लेंथ को मान लेते हैं 2a। 2a इस वजह से माना क्योंकि इसको डिवाइड करके हम a और a लिख पाए। सर इसको 2a की जगह पे a क्यों नहीं माना? बेटा जब हम डेरिवेशन करेंगे ना तो हमें फिर अगर इसको मैंने a मान लिया तो मुझे a का आधा करना पड़ेगा। a का आधा क्या होता है? a/2 तो वो डिवीजन में चीजें आ जाएंगी, a/2 तो वो कैलकुलेशन जो है ना डिफिकल्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन को डिफिकल्ट होने से बचाने के लिए 2a का आधा करना आसान है, बशर्ते कि हम a का आधा a/2 और a/2 लिखें। ठीक, ओके। सेंटर से डिस्टेंस r है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से डिस्टेंस कितना हो गया भैया? ये डिस्टेंस हो गया r-a। भाई ये सेंटर से r p तक ये a है तो ये r में से a घटा दिया, और ये डिस्टेंस साउथ पोल का p पॉइंट से ये r प्लस a होगा। ये देखो सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर तक r डिस्टेंस, ये a अलग आ गया तो r प्लस a हो गया ये। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल की वजह से जो फील्ड होगी वो अवे होगी, नॉर्थ पोल की वजह से जो फील्ड होगी वो अवे होगी, और साउथ पोल की वजह से जो फील्ड होगी वो टूवर्ड्स होगी। नॉर्थ पोल की वजह से जो फील्ड होगी वो अवे होगी, साउथ पोल की वजह से टूवर्ड्स होगी। तो नॉर्थ पोल की फील्ड लिखो μ0/4π इंटू m/r-a का स्क्वायर। देख लो r-a डिस्टेंस है बेटा नॉर्थ पोल का। साउथ पोल की फील्ड क्या होगी? μ0/4π इंटू m/ कितना डिस्टेंस है? r+a का होल स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है? r+a। कितना डिस्टेंस है? r+a। ज्यादा कौन सी होगी? जिसका डिस्टेंस कम है। बेटा पोल स्ट्रेंथ तो दोनों बराबर हैं, दोनों पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो जिसका डिस्टेंस कम उसकी फील्ड ज्यादा। तो इसका मतलब नॉर्थ पोल की फील्ड ज्यादा होगी, इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी, जो नेट एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी भैया, क्योंकि नॉर्थ पोल वाली जो फील्ड है वो ज्यादा है, नॉर्थ पोल वाली जो फील्ड है वो ज्यादा है भैया साउथ पोल वाली फील्ड से। तो नेट जो फील्ड आएगी वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल में से, मतलब साउथ पोल को नॉर्थ पोल में से माइनस करके आएगी, यानी कि नेट बी एक्सियल अगर हम लिखेंगे तो वो bn - bs होगा।
वो बी एन माइनस बी एस होगा। इस तरीके की चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं, ठीक है ना, इस तरीके की चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। बी एन बी एस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। एक्सियल पॉइंट पे हमने डिराइव किया था, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बी एन और बी एस दोनों को क्या करेंगे, माइनस, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आइए देखते हैं क्या बन रहा है। दोनों को माइनस करके पता चलना चाहिए ना क्या बन रहा है भाई, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस कर दो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन आ गया, एम बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, या एम भी कॉमन आ गया भाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई के साथ एम भी कॉमन आ गया। 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर में से घटा दो 1 माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? ध्यान से सुनो। अब ये हमारे पास मैग्नेट है, यहां पे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ये पी पॉइंट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सेंटर से डिस्टेंस आर है, ठीक है ना। तो यहां से डिस्टेंस आर माइनस ए है और यहां से डिस्टेंस आर प्लस ए है, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल की जो फील्ड है वो इधर है, साउथ पोल की इधर है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल वाली इधर आएगी, ठीक, क्लियर है? ओके। तो एक्सियल वाली जो फील्ड बन रही है नॉर्थ को साउथ में से माइनस करके, वो कितनी बन रही है, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, अभी तक जो आया वो 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते हैं, बस वहां पे मोल स्ट्रेंथ की जगह चार्ज होता है और म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको मैं दिखाऊंगा कि बिल्कुल वैसा सा ही रिजल्ट बनके भी सामने आएगा जो आपने वहां पे किया था। एलसीएम ले लो बेटा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। तो यहां पे क्या बनेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या बनेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बन गया, दैट इज इन द माइनस, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब जो ये बी एक्सियल बनेगी, बी ए एक्स लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, तो म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, अब ऊपर है आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए आर, में से माइनस हो रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए आर, इसमें से घट रहा है, ठीक है ना, इसमें से घट रहा है, अपॉन आर माइनस ए आर प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, आर प्लस ए माइनस उसमें से घटा रहे हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यह है आर माइनस ए आर प्लस ए, ठीक है ना, आर माइनस ए आर प्लस ए। तो म्यू नॉट एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए आर में से घटा दो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो 2 ए आर, ठीक है जी। माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 ए आर, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। जो चीजें कट रही हैं काट दो यार, आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, तो ये बना म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, और ये बन गया 2 ए आर, क्या बन गया 4 ए आर, और यहां पे क्या बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब सुनिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा,
अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन कर रहा हूँ, नॉर्थ में से साउथ की फील्ड माइनस कर रहा हूँ। एलसीएम ले लिया, इसको ओपन कर दिया, जो कट रही हैं काट दी, तो ये 4AR बन गया। अब ये तो अभी तक तो मैथ था, ठीक है ना। अब थोड़ी सी फिजिक्स यूज कर लेते हैं, थोड़ी सी फिजिक्स यूज कर लेते हैं। फिजिक्स ये है कि जो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी, इसकी पूरी लेंथ कितनी मानी है 2a, तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगी वो m इंटू 2a होगी, m इंटू लेंथ, स्मॉल m इंटू लेंथ। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा जी, तो म्यू नॉट, यहां पे देखना ये जो m लिखा हुआ है स्मॉल m इंटू 2a लिख दो, इंटू 2r लिख दो, अपॉन 4 पाई अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। देखना जरा, जो 4AR है उसको 2a इंटू 2r लिख दिया, 2a इंटू 2r, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, ये क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट इंटू 2r अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट। क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट। क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? अभी तक, अभी और अरेंज कर रहा हूं, रुको। अब मान लो कि ये जो डिस्टेंस है, जो P पॉइंट का, इसकी जो लेंथ है उससे बहुत ज्यादा है। भाई जो एक्सियल वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आई है? म्यू नॉट m, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये एक्सियल वाली मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये डिस्टेंस इसकी डाइपोल की लेंथ से, बार मैग्नेट की लेंथ से बहुत ज्यादा है, अगर r इज मच मच ग्रेटर देन 2a है, r 2a से बहुत ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि r a से तो बहुत ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है ना। r जो है यानी कि 2a, दैट इज द लेंथ ऑफ मैग्नेट या लेंथ ऑफ डाइपोल, उसकी डाइपोल की लेंथ से बहुत ज्यादा है या a से बहुत ज्यादा है। भाई 2a से अगर वो बहुत ज्यादा है तो a से तो होगा ही होगा ना। तो उस केस में देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हम ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब लिख रहे हैं तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसको कर दिया क्या? निग्लेक्ट। क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया। तो एक्सियल वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या बनी? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर। तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2mr अपॉन आर की पावर 4, एक आर की पावर कट जाएगी, तो यहां पे एक्सियल पॉइंट वाली मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यूब, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यूब, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यूब। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इसके आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 2kp बाय आर क्यूब। k को लिखते थे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बचा क्या? 2p बाय आर क्यूब। एक्सियल पॉइंट की फील्ड देख लो जरा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, और वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट थी, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। डिस्टेंस आर क्यूब था, वहां पे यहां पे भी आर क्यूब है, क्योंकि सारी चीजें सेम फिनोमिना से ही चल रही हैं। सारी चीजें सेम फिनोमिना से चल रही हैं तो रिजल्ट भी तो सिमिलर ही मिलेंगे आपको।
रिजल्ट भी तो सिमिलर ही मिलेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, और यहां पे था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, और यहां पे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब, ठीक है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब, आर क्यूब, आर क्यूब। समझ रहे, समझे कि नहीं समझे भाई? समझ में आनी चाहिए बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो एक्सियल पॉइंट की फील्ड है ये, एक्सियल पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसको समराइज करता हूं, कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है? एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है भाई? जो इसकी एक्सिस पे लाई करे, ठीक है ना। डाइपोल से, सेंटर से आर डिस्टेंस, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं है, अगर डाइपोल की लेंथ छोटी नहीं है, तो 2mr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। एक तो ये ऑप्शनल है, याद रखना, कोई जरूरी नहीं है, याद रहता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात होगी, बाकी ऑप्शनल है, ठीक है ना। अगर शॉर्ट डाइपोल है, यानी कि मैग्नेट छोटा है, शॉर्ट मैग्नेट है, ये डिस्टेंस r जो है उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो बी एक्सियल जो बनेगा वो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यूब बनेगा, इंटू 2m बाय आर क्यूब बनेगा, इंटू 2m बाय आर क्यूब बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन आई, देखो एक्सियल पॉइंट की जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और ध्यान से देखो, हमने साउथ पोल इधर माना था, नॉर्थ पोल इधर माना था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ थी, इसी तरफ थी। दिस समझ पा रहे हो? तो एक्सियल पॉइंट के साथ अगर वेक्टर लगा दें और बोल दें कि इसकी डायरेक्शन उसी तरफ थी जिस तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी, तो कोई दो राय नहीं है। तो एट एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, डायरेक्शन of magnetic field, direction of magnetic field is same as that of dipole moment। तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसके वाली ही डायरेक्शन है, और फॉर्मूले में आर स्क्वायर नहीं आ रहा, नीचे क्या आ रहा है? आर क्यूब। देखो, अगर एक पोल की फील्ड निकालोगे, अगर एक पोल की फील्ड लिखनी है तो उसमें तो आर स्क्वायर आएगा, ध्यान से सुन लो, अगर एक पोल की फील्ड लिखनी है तो आर स्क्वायर आएगा, अगर एक चार्ज की फील्ड लिखनी है तो आर स्क्वायर आएगा, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल की फील्ड लिखनी है तो उसमें आर क्यूब आएगा, उसमें क्या आएगा? आर क्यूब आएगा, आर क्यूब आएगा, आर क्यूब आएगा, ठीक है जी। ये एक्सियल पॉइंट के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया? एक्सियल पॉइंट के लिए। इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट कौन सा होता है भाई? जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इस तरीके की हमने कैलकुलेशन वहां पे भी करी थी, साउथ नॉर्थ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं, ठीक है ना। साउथ से नॉर्थ, और यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, ये इसका सेंटर है। जिन लोगों ने वहां पे नहीं किया था तो वो यहां पे करके भी काम चला सकते हैं।
बिल्कुल सेम है, तो आपके दो दो फायदे हो रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का भी फायदा हो जाएगा और इस चैप्टर का फायदा तो होगा ही होगा। अब यहां पे इक्विटोरियल पॉइंट, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बीच में से निकलता हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, डिस्टेंस आर है। डिस्टेंस क्या है? आर, सेंटर से, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या है? ए, और ये डिस्टेंस क्या है? ए, ठीक है ना। साउथ की वजह से जो फील्ड होती है बेटा, वो उसकी तरफ होती है, ध्यान से बनाओ इस तरफ। साउथ की वजह से जो फील्ड होती है वो उसी पोल की तरफ होती है, यानी कि साउथ की वजह से इस तरफ फील्ड होगी, नॉर्थ की वजह से इस तरफ फील्ड होगी अवे। नॉर्थ की वजह से अवे, साउथ की वजह से टूवर्ड्स। नॉर्थ की वजह से अवे, साउथ की वजह से टूवर्ड्स। नॉर्थ की वजह से अवे, साउथ की वजह से टूवर्ड्स, क्योंकि साउथ को एक हम नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। तो इनका जो नेट रिजल्ट आएगा, जो वो कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, नॉर्थ या साउथ दोनों की। देखो ये ए है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो ये पाइथागोरस से ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। भाई मानते हो इस बात को? बिल्कुल। तो नॉर्थ और साउथ की जो फील्ड दोनों की बराबर ही लिखी जाएगी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है। दोनों का डिस्टेंस ये पाइथागोरस वाला बराबर है, ठीक है ना। पोल स्ट्रेंथ भी बराबर है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ एम, इसकी भी एम, ठीक है ना। तो दोनों का डिस्टेंस भी बराबर, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर है। अंडर रूट का स्क्वायर जब हम करते हैं तो स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, ठीक जी, ओके। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है भाई। इस एंगल को मान लो थीटा, ये थीटा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी थीटा होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, ये देखो ध्यान से देखना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये एंगल भी थीटा होगा। सिमेट्री है बेटा, इधर वाला थीटा इधर वाला थीटा, सब कुछ बराबर ही तो है। ये डिस्टेंस ए, ये आर, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये थीटा, तो ये थीटा। अब ये थीटा है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा बाय सिमेट्री। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसके ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे बेटा। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इक्विटोरियल पे बनेगी वो इधर आएगी। ये वाले दोनों कंपोनेंट, भाई अगर मैं दोनों को बी बोल दूं, इसको बी बोल देता हूं और इसको बी बोल देता हूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को बी बोल देता हूं, ठीक है ना। क्या बोल देता हूं? बी। तो इनके ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, समझ पा रहे हो? बी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? बी कॉस थीटा, और दूसरे बी का भी इधर कंपोनेंट क्या आएगा? बी कॉस थीटा। मान रहे हो बात? भैया ये बी है तो इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा। ऊपर क्या होगा? बी साइन थीटा। ऊपर इधर बी कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा? बी साइन थीटा। इसका क्या होगा? बी कॉस थीटा इधर, बी साइन थीटा नीचे। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले का बी साइन थीटा ऊपर जाएगा, नीचे वाले का बी साइन थीटा नीचे जाएगा। दोनों के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या बना? बी इक्विटोरियल बनेगा 2b कॉस थीटा। क्या बनेगा? 2b कॉस थीटा, 2b कॉस थीटा भाई। तो बी इक्विटोरियल हमारे पास बन रहा है 2b कॉस थीटा। तो 2b, b की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो बेटा, इस छोटी ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, कॉस थीटा बेस कितना है? ए। हाइपोटेन्यूज है ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो मेरी उंगलियों की तरफ देखो, ए बेस और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा इधर देखो, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ये m लिखा हुआ है, ये a है, ये 2 है, तो इसको m इंटू 2a लिख दूं कंबाइन करके,
और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको मैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ लिख लेता हूं, लिख लूं, और m इंटू ए ये बन गया कैपिटल M, ये क्या बन गया कैपिटल M, दिस इज कैपिटल M। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ है, तो पावर हाफ और पावर 1 और पावर हाफ ऐड होके 3/2 बन जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारे पास इक्विटोरियल मैग्नेटिक फील्ड आ गई भैया। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आ रही है? अभी सुनो, दोबारा बना लो, क्योंकि उसमें ज्यादा गंदा मत करना भाई। ये साउथ है, नॉर्थ है, ये इक्विटोरियल पॉइंट है। इक्विटोरियल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ आएगी, ठीक है जी। कितनी आ रही है? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगर शॉर्ट डाइपोल है ये तो फॉर्मूला याद करना ही है, ठीक है ना। शॉर्ट डाइपोल है तो R इज मच मच ग्रेटर देन A, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आर स्क्वायर बन गया। तो बी इक्विटोरियल क्या बनेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू M बाय, यहां पे आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया भाई, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया तो बी इक्विटोरियल क्या बनेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू M बाय आर क्यूब इंटू M बाय आर क्यूब, ये इक्विटोरियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी भाई। वहां पे क्या आया था? 2 आया था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में क्या आया था? 2M बाय आर क्यूब आया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2M बाय आर क्यूब, और इसकी फील्ड में क्या आया है? म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय आर क्यूब, म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय आर क्यूब, और अपोजिट डायरेक्शन में है डाइपोल मूवमेंट के। ये देखो डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है, साउथ से नॉर्थ, और इक्विटोरियल ऑपोजिट है। तो अगर इसके लिए ऊपर वेक्टर साइन लगाओगे ना, जब तक वेक्टर साइन नहीं लगा रहे तो ठीक है, अगर वेक्टर साइन लगाओगे तो साथ में माइनस लगाना पड़ेगा आपको। अगर वेक्टर साइन लगा रहे हो तो आपको साथ में क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू कैपिटल M बाय आर क्यूब। ये क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू M बाय आर क्यूब, और यहां पे माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू कैपिटल M बाय आर क्यूब, माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू कैपिटल M बाय आर क्यूब, ठीक है ना, माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू कैपिटल M बाय आर क्यूब। तो ये इक्विटोरियल के लिए आएगा भाई, ठीक है ना। ये किसके लिए है? एक्सियल के लिए, सेम डायरेक्शन में, और इक्विटोरियल में ऑपोजिट है, ठीक है ना, ऑपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। ये माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ऑपोजिट आ रही है डाइपोल मूवमेंट की, ऑपोजिट आ रही है किसके? डाइपोल मूवमेंट के। वहां पे 2 आ रहा था, यहां पे 2 नहीं आ रहा, वहां पे 2 आ रहा था, वहां पे 2 नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही था, एक्सियल पॉइंट पे क्या थी? 2 kp बाय आर क्यूब, इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या थी? kp बाय आर क्यूब। एक्सियल पॉइंट पे क्या थी? 2 kp बाय आर क्यूब, इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या थी? kp बाय आर क्यूब। समझे? ओके। जनरल पॉइंट के लिए कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी एंगल थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, नो डेरिवेशन। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इससे आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे कोई भी जनरल पॉइंट है, ना तो ये एक्सियल पॉइंट है, ना ही इक्विटोरियल पॉइंट है, ना ही एक्सियल पॉइंट है, ना ही इक्विटोरियल पॉइंट है।
तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाय आर क्यूब, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर क्यूब, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। बस याद रखना है फॉर नीट, ये फॉर नीट है, बोर्ड के लिए तो नहीं है, तो नीट के लिए इसको स्पेशली याद रख लो बस, ठीक है ना। नीट के लिए आप इसको स्पेशली याद रख लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी याद करवाया था, जिन लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमें वो लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम यही चीज़ इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ मैं बता ही रहा हूँ आपको, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, थीटा की वैल्यू बस पुट कर दीजिएगा। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं भाई, ठीक है ना, इसके सवाल कर लेते हैं। 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स है, देखो दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट m है, आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट p इज, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट p पे पूछिए, ये डिस्टेंस ये भी d होगा बेटा, ये गिवन होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे पूछी गई है, ये डिस्टेंस d है, ये भी d है। अच्छा जी, अब ये देखो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ होगी, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी साउथ से नॉर्थ होगी, दोनों की डाइपोल मूवमेंट नीचे है। अब ये देखो, ये मैग्नेट के लिए मुझे बताना जरा, ये इस मैग्नेट के लिए कौन सा पॉइंट है, एक्सियल है या इक्वेटोरियल है? क्या ये मैग्नेट के परपेंडिकुलर है? ये क्या ये मैग्नेट के क्या है, परपेंडिकुलर है? ये मैग्नेट के परपेंडिकुलर है भैया, ये पॉइंट मैग्नेट के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सिमिलरली ये पॉइंट भी इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर है, तो ये कौन से पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट्स हैं। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिस भी तरफ होती है उसके ऑपोजिट होती है, तो इसकी वजह से भी फील्ड ऊपर और इसकी वजह से भी फील्ड ऊपर, देखो शो भी कर रखा है, पहले से ही शो कर रखा है, डायग्राम में ही शो कर रखा है भाई। इसकी डाइपोल मूवमेंट नीचे है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसकी डाइपोल मूवमेंट नीचे है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो B1 + B2 बनेगी, तो एक की वजह से क्या होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब, m बाई आर क्यूब, तो m बाई डी क्यूब, और दूसरे की वजह से भी यही होगी, तो सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर है। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई डी क्यूब, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई डी क्यूब, सीधा सीधा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी क्यूब इंटू 2, इसकी वजह से भी यही, दूसरे की वजह से भी यही, तो दोनों को ऐड कर दो। सही जी, दोनों फील्ड्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगला सवाल, इस सवाल को देखिएगा, 2010 में यह सवाल आया था। क्या सवाल था, 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर्स d डिस्टेंस अपार्ट, 2 मैग्नेट्स d डिस्टेंस अपार्ट हैं, देखो दे रखे हैं। A stationary charge q is placed at a point p, यहां पे पॉइंट p पे इन बिटवीन, यहां पे, ठीक है ना, एक स्टेशनरी चार्ज रखा गया है बिटवीन द गैप ऑफ 2 मैग्नेट्स एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर o पॉइंट से अगर इसका डिस्टेंस देखें तो वो कैपिटल D है, दे रखा है। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज q, देखो बेटा इन दोनों मैग्नेट्स की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इन दोनों मैग्नेट्स की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी P पॉइंट पे। P पॉइंट एक्सियल पॉइंट नहीं है बेटा, ये देखो P पॉइंट यहां पे है, P पॉइंट यहां पे है, यहां पे कोई चार्ज रखा गया है, चार्ज Q, यहां पे आपको फोर्स बताना है। तो फोर्स क्या होता है बेटा, जैसे यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स, तो यहां पे फोर्स होगा चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। लेकिन बात यह है
कि बात ये है, यहां पे इस बात को जरा आप समझने की कोशिश करो कि भैया क्या बनने वाला है। यहां पे ये चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई फोर्स लगाती नहीं। आप इसको समझो कि अगर मैं आपको यह बता रहा हूं कि फोर्स जो होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, अगर आपको फोर्स निकालना होता है, ठीक है ना, ये वैसे तो पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। यहां पे जो है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे चार्ज नहीं, यहां पे पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन यहां पे तो हमें चार्ज गिवन है। अब चार्ज होता है क्यू वी क्रॉस बी, चार्ज होता है वी क्रॉस बी, ठीक है ना, क्यू वी क्रॉस बी, ये फोर्स हो गया हमारे पास। अब यहां पे चार्ज के पास वेलोसिटी नहीं है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन फोर्स जीरो है बेटा, क्योंकि चार्ज स्टेशनरी है, चार्ज स्टेशनरी है, सीधा टिक करो जीरो। इसकी जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। ये तो पोल स्ट्रेंथ अगर दी होती तो लगाते हम, पोल स्ट्रेंथ के लिए है, ठीक है ना। यहां लेकिन जैसे यहां पे चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां पे पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में क्यू वी क्रॉस बी होता है, और यहां पे वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, चार्ज स्टेशनरी है, दिया हुआ उन्होंने। तो अगर वेलोसिटी नहीं है तो उस पे फोर्स लग ही नहीं सकता, वेलोसिटी होनी चाहिए चार्ज पे फोर्स लगने के लिए। यह क्वेश्चन एज अ होमवर्क है आपके लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। उसके बाद की जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड बाकी की जो सारी चीजें हैं, ठीक है ना, जो हमने लेक्चर के शुरू में बात की थी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, तो ये जो लास्ट वाला टॉपिक है, बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या बार मैग्नेट की वजह से फील्ड लाइंस भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, बाय बाय।